बच्चों, अब ये तीसरा और आखिरी वीडियो है जो गोंड प्रजाति पर मैंने बनाया है। अब इसमें शुरुआत करने से पहले मैं एक बात जो भूल गई थी पहले आपसे बताना, वो दोबारा अब आपको बता रही हूँ कि मानव भूगोल की कुछ किताबें जो मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि एस.डी. कौशिक, सी.बी. मामोरिया और स्नेह साहिबाल। एक और किताब भी है जो राम कुमार गुर्जर और ऐसे करके है, मानव भूगोल की। ये सारी हिंदी में है। इंग्लिश वाले बच्चे माजिद हुसैन देख सकते हैं। उसमें लगभग आपको अपना सिलेबस मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं नोट्स तो आपको दे ही रही हूँ, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। अब भारतीय आदिम जनजाति का तीसरा जो पार्ट है उसमें हम बात करेंगे कि गोंड प्रजाति जो है पहले स्थानांतरित या झूम कृषि जिसको कहते हैं, जिसमें पहाड़ों को साफ करके वहाँ आग लगाकर और फिर वहाँ पर कृषि की जाती है। लेकिन अब इस तरह की कृषि पर लगभग रोक लगा दी गई है और इनको रोकने के कारण इन लोगों को कृषि करने में बहुत परेशानी भी आती है। और अब धीरे धीरे इनको जो एक एरिया निश्चित करते चले जा रहे हैं कि अब जलाकर और इस तरह की कृषि जो है आप लोग नहीं करेंगे। आप केवल एक क्षेत्र जो आपने पहले ख़राब कर दिया है, आप उसी को लगातार कृषि योग्य बनाइए और उसी पर कृषि कीजिए। तो पहले जो मारिया और जो बस्तर के गोंड थे, दहिया, और जैसे आपके बिसनहान थे, मारिया थे, गोंड सरहास थे, ये सब जो है इस प्रकार की कृषि करते थे, जिसको स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि कहते हैं। झाड़ियों को काटकर जला दिया जाता है और फिर 2-3 साल तक उस पर फसल ली जाती है। इस प्रकार की कृषि को दिप्पा कृषि या परका कृषि कहा जाता है। और ये कृषि फावड़े से खोदकर बीज बो दिया जाता है और बीज को बो देने के बाद देवी देवताओं से प्रार्थना करके पशु की बलि चढ़ाकर अच्छी फसल की कामना मांगी जाती है। अब लगभग ये बंद कर दी गई है, सरकार ने इस पर रोक लगा दी है कि आप पेड़ों को जलाकर, वृक्षों को जलाकर इस तरह की कृषि नहीं करेंगे। वर्तमान समय में सीढ़ी नुमा आकार के खेत बनाकर कुछ स्थायी कृषि की जाती है, तो उसमें पैदावार जो है, जिसे पैंडा कृषि कहते हैं, और पैदावार भी अच्छी होती है। और सामान्यतः ये सभी क्षेत्रों में की जाती है जहाँ खेत को बिना जोते ही बो दिया जाता है और 2-4 फसलें के लेने के बाद खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने पर उस पर घास फूस उग आती है और उसके पश्चात ये पुनः उसको हल चलाकर कृषि योग्य बना लेते हैं। यहाँ ढाल के निचले भागों में लट्ठों और मिट्टी पत्थर की मेड़ बनाकर मिट्टी को रोका जाता है। ये मेड़बंदी परंपरा अब चल पड़ी है और इससे खेती जो है वो उस एरिया में प्रति वर्ष की जाती है और मिट्टी में नमी बनी रहती है, क्योंकि वहाँ को मिट्टी को एकत्रित कर लिया जाता है। खेती करने के जो ढंग हैं वो प्राचीन हैं। लोहे की कुदाली, कुल्हाड़ी, इस तरह के औजारों से होता है। और खाद, अच्छे बीज और सिंचाई की सुविधा भी इनको उपलब्ध नहीं होती, इसलिए यहाँ उत्पादन भी कम होता है। बस्तर उपखंड जो है वहाँ पर कृषि के विकास के विशेष प्रयास किए गए हैं और 3 फसलें ये लोग लेते हैं, जिसको छोटा कोसरा, बड़ा कोसरा और ओस कोसरा कहते हैं। इनमें जो छोटा कोसरा में कुटकी, सामा, कोदो, बढ़िया और सीका फसलें मई जून में बोकर सितंबर में काटी जाती है। बड़ा कोसरा में कोदो, कुटकी, बाजरा, चावल, उड़द, अरहर, सेम इत्यादि जून जुलाई में बोई जाती है और दिसंबर में काटी जाती है।
और ओस कोसरा की जो मुख्य फसलें हैं वो है मूंग, कुल्थी और मोटे अनाज, जो अगस्त सितंबर में बोकर सितंबर से जनवरी तक काटी जाती है। अगस्त में बो देते हैं तो सितंबर में काट ले, मतलब सितंबर में बोकर जनवरी में काटी जाती है। अब पशुओं व हल की सहायता से खेतों में जुताई की जाती है। घर के निकट कुछ ऊंची भूमि बनाकर पशुओं के गोबर से खाद बनाई जाती है। तंबाकू, ककड़ी, चना, कद्दू, सब्जियां आदि पैदा कर ली जाती हैं। खेती के अतिरिक्त गोंड लोग जो हैं वो अब निर्माण कार्यों में मजदूरी, लकड़ी काटना, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, पालकियाँ उठाना, इस तरह के कार्य भी करने लगे हैं। स्त्रियाँ टोकरियाँ, चटाइयाँ और रस्सियाँ बनाती हैं, जो कुटीर उद्योग की तरह उनके घरों में काम करता है, और अन्य घरेलू काम भी स्त्रियाँ ही करती हैं। शिक्षा का प्रसार जैसे जैसे इन लोगों में बढ़ रहा है वैसे वैसे ये लोग अब नौकरियों की तरफ, जिसमें विशेषतः सरकारी नौकरी की तरफ भी प्रभावित हो रहे हैं और करने भी लगे हैं। सामाजिक व्यवस्था गोंड लोग में अलग छोटे छोटे स्वकुल समूह होते हैं, छोटे समूहों में विभक्त होती है, और इन समूहों का नाम जो होता है वो काफ़ी अजीब अजीब से हैं, जो आप याद रख लीजिएगा, जैसे मारिया, दंदासी, गड़बा, कोडगांव, मुरिया, नारायणपुर, परजा, ये स्थानीय नाम हैं जो उस क्षेत्र के अनुसार इन लोगों का रख दिया जाता है। सामान्यतः जो क्षेत्र जिसमें गोंड लोग रहते हैं उसी क्षेत्र का नाम ये लोग अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो जैसे बस्तर ज़िले में ये मुरिया कहलाते हैं या मारिया कहलाते हैं। अब इन मुरिया लोगों में क्या है, जगदलपुर मुरिया, झोरिया मुरिया और घोटुल मुरिया, ये उन एरियाज़ में रहते हैं, इसलिए उस नाम को भी, अपने क्षेत्र के नाम को भी अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं। मांडला जिले में इसके 4 उपविभाग पाए जाते हैं, जैसे देव, गोंड, सूर्यवंशी और राजगोंड। और गोंड जो है वो अंतिम प्रकार के गोंडों का समाज व्यवस्था में सबसे निम्न स्थान पर है। यहाँ अन्य जो ऊपर के 3 भाग हैं वे अपने आप को क्षत्रिय और उनके हिसाब से मानते हैं। जाति प्रथा और ऊंच नीच यहाँ भी बहुत प्रभावी है। बिहार में इसके कई उपविभाग भी है, जैसे राजगोंड, पुरगोंड। ये लोग यहाँ पर प्रधान मंडल में आते हैं, यानी ये लोग पावरफुल और ताकतवर लोगों में कहलाए जाएंगे। तो समाज में जैसे जीवन स्तर की व्यवस्थाएं होती हैं वो इनमें भी हैं। कुछ लोग बलशाली और समूह में मुखिया, और जिसको कहते हैं कि डोमिनेट करने वाले, प्रभाव डालने वाले, और कुछ लोग होते हैं जो सेवा करने वाले, यानी दास और राजा की प्रथा यहाँ भी चलती है। कुछ सेवक होते हैं और कुछ राजा की तरह जीवन जीते हैं। यहाँ परिवार भी संयुक्त और एकल दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार भाई बंद के नाम से कहलाता है, और एकल परिवार में पति पत्नी और अपने बच्चे होते हैं। तो कृषि, शिकार, गृह निर्माण इत्यादि कार्य जो भी करते हैं वो सामूहिक रूप से करते हैं। इनका मुखिया जो होता है वो घर का सरदार कहलाता है, ग्रुप का सरदार कहलाता है, और वो जो बोलता है उसके निर्देशानुसार ही परिवार के अन्य व्यक्ति काम करते हैं। और जो संपत्ति इन लोगों की इकट्ठी होती है वो संयुक्त संपत्ति होती है। अकेले परिवार में पति पत्नी और उनके पुत्र पुत्रियां सम्मिलित होते हैं। वहाँ भी परिवार जो होता है वो प्रतिसत्तात्मक होता है, यानी पिता का ही वहाँ सारे निर्णय चलते हैं, और जैसा पिता कहते हैं वैसा ही पूरे परिवार को करना होता है। स्त्रियां जो होती हैं वो कार्य विभाजन उनका स्पष्ट होता है कि वो खाना बनाएंगी, घर में पशुओं की देखभाल करेंगी, घरेलू कार्य करेंगी, कृषि कार्यों में सहयोग देंगी। जैसा कि अक्सर
भारतीय समाज में देखने को ही मिलता है कि पुरुष बाहर का काम करेगा और स्त्रियां घर का काम करेंगी। लेकिन अब शिक्षा के साथ साथ इन सब में भी बदलाव आ रहा है। पुरुष खेती, शिकार, व्यापार, सामाजिक कार्य, उत्सव, इन पर फैसले लेने का कार्य करते हैं और महिलाएं घर के कार्य करती हैं। गौंड लोगों में पिता को बाबा, बाप, बड़ी बहन और मौसी को बाई या नोनी इस तरह के शब्दों में बोलते हैं। सास, ससुर, दामाद, बहू, ऐसा जो पर्दा प्रथा के दौरान होता है कि सास, ससुर और दामाद, बहू आपस में पर्दा करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो वैसी स्थितियाँ इनमें भी होती है कि ये आपस में बोलते नहीं हैं, लेकिन इनके आपसी संबंध जो होते हैं वो बहुत मधुर होते हैं। गौंड जनजाति में 20 से 25 वर्ष के बीच शादी होती है। संपन्न परिवार में बहु विवाह किए जाते हैं। चूँकि ये आदिवासी हैं तो इन पे कानून व्यवस्था के अनुसार बहु विवाह पर कोई रोक नहीं है और इनके विवाह जो होते हैं वो अपने सगे संबंधियों में केवल अपने एक ही पिता की संतान को छोड़कर अन्य सभी के साथ ये स्वेच्छा से विवाह कर सकते हैं। तलाक प्रथा, विधवा विवाह, इस परित्यक्ता विदुर विवाह का प्रचलन यहाँ भी है। तलाक कम होते हैं और बाकी विधवा विवाह और जो छोड़ देते हैं एक दूसरे में, उनके विवाह का होने का प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। इनके प्रत्येक गांव में आंतरिक व्यवस्था जो होती है, जैसे झगड़े निपटाने के लिए ग्रामीण संस्थाएं बनाई जाती हैं। मंडल, पटेल या मुकदम जो गांव के प्रमुख और प्रभावशील लोग होते हैं, मुखिया होते हैं, वो मुखिया, पुजारी, ये लोग इस तरह के डिसीजन लेते हैं। गांव के मुखिया के घर के निकट अतिथि गृह बनाया जाता है और उस अतिथि गृह में वहीं वृक्ष के नीचे चबूतरे पर गांव की चौपाल या पंचायत भी लगाई जाती है। गांव में एक विशेष आकर्षण स्थल होता है जिसको कहते हैं घोतुल, और ये इसलिए कहते हैं इसको घोतुल कि यहाँ पर जाकर वहाँ के जवान जो बच्चे होते हैं जिनकी आपस में शादियाँ होने वाली होती है, वो लोग वहाँ पर जाकर आपस में मिलते हैं और वहाँ मिलकर अपने आगे के जीवन के लिए अपने बातचीत करते हैं, संबंध प्रगाढ़ करते हैं और फिर विवाह करते हैं। गौंड समुदाय धर्म की दृष्टि से महादेव, पार्वती एवं अन्य देवी देवताओं को मानते हैं। इसमें चितकोरी माता, भैरव देव इत्यादि की समय समय पर पूजा करते हैं और देवी देवता को प्रसन्न रखने के लिए पशुओं की बलि भी चढ़ाते हैं। ये आपका गौंड जनजाति का पूरा टॉपिक इस वीडियो में अब समाप्त हो जाता है। आगे नेक्स्ट आपकी 2 और 3 आदिम जनजातियाँ और हैं जिनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले फिर से मैं आपसे कहूँगी कि जब भी आप पढ़ें एटलस साथ रखें, क्षेत्रों को देखें और खाली नक्शों में अपने उन एरियाज़ को भर कर रखें, क्योंकि जब भी आप किसी आदिम जनजाति या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो आदिम जनजातियां हैं उनके बारे में बताते हैं तो सबसे पहले आपको उन प्रजातियों के रहने वाले क्षेत्र के बारे में बताना होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जिस भी जनजाति की आप बात कर रहे हैं वो जनजाति कहाँ स्थित है। जब आपको स्थिति पता होगी तब आप वहाँ की जलवायु, वनस्पति, अक्षांशीय स्थिति को बड़ी आसानी से आप बता सकेंगे, वरना आप उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले उसका क्षेत्र याद रखें कि जो भी जनजाति हम पढ़ रहे हैं या जिसका उत्तर हम लिख रहे हैं वो जनजाति कौन से क्षेत्र में रहती है। अब इसका आप ध्यान रखिएगा, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी होंगे, तो आप लोगों का ये साल वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो आप लोग इसको अब ज़्यादा लापरवाही ना करें और लगातार पढ़ना शुरू कर दें। धन्यवाद।